अगर पॉलिटिकल पार्टीज को खुद में ही डाउट होगा, उनके खुद ही नीतियों पर डाउट होगा, तो जनता उन पे कैसे बिलीव करेगी। राजद को या तो इंडिपेंडेंट रूप से लड़ना चाहिए ताकि जनता उसमें बिलीव दिखाए, या बीजेपी को इंडिपेंडेंट रूप से लड़ना चाहिए ताकि जनता उसमें बिलीव दिखाए। सबसे बड़ा एग्जाम्पल है नवीन पटनायक। पिछले 5 बार से सीएम हैं वो। जिस तरीके का काम उन्होंने उड़ीसा में किया है, उसको बिहार क्यों नहीं सीख रहा है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी वहाँ है, इसलिए सरकार स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले पाती है। ममता बनर्जी से आप क्यों नहीं सीख रहे हैं? वो भी लगातार 3 टर्म से वहाँ पे शासन में है, वहाँ सरकार चला रही है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, तभी केंद्र सरकार भी कोई वहाँ कड़ा डिसीजन नहीं ले पाती है। बिहार की जनता को सबसे पहले अपना सोच बदलना होगा, वो आपको चेंज करना होगा। मेजोरिटी आपको किसी न किसी पार्टी को देना ही होगा। भारत को राह दिखाने वाले राज्य को न जाने क्या हो गया कि वो अपनी ही राह भटक चुका है। अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। 19 सालों में 9 बार मुख्यमंत्री बनना अपने आप में असंभव सा काम है, लेकिन नीतीश कुमार ने अपने सियासी पैर पैतरों से अपने नाम ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। नीतीश कुमार बिहार में 9वीं बार मुख्यमंत्री बने। पहली बार जब 3 मार्च 2000 को नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने थे तो महज 7 दिनों में सरकार गिर गई थी। 10 अगस्त 2022 को 8वीं बार सीएम बने। करीब 17 महीने के बाद नीतीश कुमार फिर से एनडीए में वापस आ गए। 28 जनवरी 2024 को 9वीं बार सीएम बने। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अभी तक एक ही कार्यकाल में 3 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं। अभी भी इस कार्यकाल में 1.5 साल से ज्यादा का वक्त बचा हुआ है। बिहार हमेशा से भारत को राजनीतिक रूप से मार्ग दिखाते रहा है। वर्तमान समय की बात करें तो इंडिया गठबंधन जो बनी है या जो इंडिया गठबंधन चल रही है, उसको स्टार्ट करने वाले कहीं न कहीं नीतीश कुमार ही हैं। ये अच्छा है या बुरा है, हम इस पे चर्चा नहीं कर रहे हैं। मैं पहले ही साफ कर देना चाहता हूं कि मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की बड़ाई नहीं कर रहा, ना ही किसी को हेट देने आया हूं। मैं न्यूट्रल रूप से आज बिहार की बात करने वाला हूं और बिहार के लोगों की बात करने वाला हूं, क्योंकि पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी के कारण ये जो राजनीतिक अस्थिरता बिहार में बनी रहती है, इसके कारण सबसे ज़्यादा नुकसान बिहार का होता है, बिहार के लोगों का होता है। बिहार के ग्रोथ पर इसका बहुत प्रभाव पड़ता है। बिहार के स्किल्ड नॉन स्किल्ड लेबर्स पर इसका बहुत प्रभाव पड़ता है। बिहार में इन्वेस्टमेंट को लेकर के आने वाले कंपनियों का बहुत प्रभाव पड़ता है। इस पर हमारे एजुकेशन का, हमारे एम्प्लॉयमेंट का, हमारे पॉवर्टी का, पर कैपिटा इनकम का, हर एक चीज़ पर इसका बहुत प्रभाव पड़ता है। और एक बिहारी पर भी इसका बहुत प्रभाव पड़ता है, चाहे आप बिहार में रह रहे हों या आप बिहार से बाहर जाते हों, आप किसी भी दूसरे स्टेट में काम करते हों, वहाँ भी आपको इन चीज़ों के ताने सुनने को मिलते हैं। क्योंकि जब बिहारी वहाँ जाता है तो वहाँ रोज़गार उनका छीनता है, और रोज़गार छीनने के साथ साथ जो लोगों की मानसिकता है कि बिहारी लोग यहाँ पर आकर के क्राइम रेट को बढ़ाते हैं, गंदगी फैलाते हैं और अव्यवस्था फैलाते हैं। तो ये सारे जो मुद्दे हैं, इनके कारण, परिणाम और इनके क्या समाधान है, उस पर चर्चा करेंगे हम लोग। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर इसका रिजल्ट क्या होता है, इसका नुकसान क्या है। जो सबसे बड़ा नुकसान है वो ये है कि जब भी ऐसी चीजें होती हैं बिहार में, तो जो बिहार के मंत्री हैं वो चेंज होते हैं। बिहार के मंत्री जब चेंज होते हैं तो उनके सेक्रेटरी भी चेंज होते हैं। जब सेक्रेटरी चेंज होंगे तो जो पॉलिसी मेकिंग का काम है, कोई भी स्कीम के इम्प्लीमेंटेशन का काम है, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सेक्रेटरी डिसाइड करेंगे, वो मंत्री डिसाइड करेंगे। तो जो स्कीम्स या जो पॉलिसीज पहले से चल रही हैं वो अचानक से रुक जाती हैं। उन पे जो काम हो रहा था वो काम पेंडिंग हो जाता है और फिर नई चीज़ें शुरू हो जाती हैं। उन सचिव के अंदर में जो भी लोग होते हैं, जो भी अधिकारी काम करते हैं, वो भी एक अलग तरह का प्रेशर फील करते हैं, एक अलग तरह का अनइजीनेस फील करते हैं, और इनडायरेक्टली रूप से उनके अंडर काम करने वाले सभी लोग भी प्रभावित होते हैं। और फाइनली इसका प्रभाव किस पे पड़ता है, चाहे कोई स्कीम चल रहा हो या किसी भी तरीके की चीज़ें घटित हो रही हो किसी भी विभाग में। जैसे आप मान लीजिए कि मेट्रो बन रहा है, अगर इस तरीके का मंत्रालय बदलेगा, कुछ ना कुछ चीज़ें बदलेंगी। पर्यावरण से रिलेटेड जो काम हो रहे थे वो बदलेंगे, कृषि से रिलेटेड जो काम हो रहे थे वो बदलेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जो काम हो रहे थे वो चेंज हो जाएगा। हर एक मंत्रालय के बदलने से, चाहे वो वित्त मंत्रालय हो या कोई भी मंत्रालय हो, जैसे आपको पता होगा कि रिसेंटली खेल मंत्रालय का गठन हुआ था, जिसमें काम स्टार्ट हुआ था, मोइनुलका स्टेडियम से रिलेटेड भी कुछ काम हो रहे थे। तो ये सरकार बदलने के बाद मंत्रालय बदलता है, जिसके कारण सेक्रेटरीज बदलते हैं और उसका काम बहुत ही तरीके से इम्पैक्ट होता है, और इसका डायरेक्ट रिजल्ट
रिजल्ट जो होता है वो जो जनता को लाभ पहुंचने वाला था किसी भी स्कीम का, किसी भी चीज का, उसका उसे सबसे ज्यादा नुकसान होता है। दूसरा सबसे बड़ा नुकसान क्या है कि जब भी किसी स्टेट में इस तरीके का अनस्टेबल गवर्नमेंट होता है या पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी होता है तो कोई भी कंपनी वहां नहीं आना चाहती है, क्योंकि हर एक पार्टी का एक अपना आइडियोलॉजी होता है। जैसे बीजेपी ट्रिकल डाउन थ्योरी पे काम करती है, कांग्रेस बॉटम अप थ्योरी पे काम करती है, राजद, जदयू ऐसे जो भी पार्टियां हैं मिलनी समाजवादी रूप से काम करती हैं। तो हर एक पार्टी की एक विचारधारा होती है और उन चीजों को लेकर के कंपनियां बहुत अवेयर होती हैं। कंपनियां नहीं चाहती हैं कि हम किसी भी स्टेट में चले जाएं, हम अपना काम स्टार्ट करें और फिर बीच में सरकार बदले और हमारे काम में अड़चन आए। और अगर आपके स्टेट में इंडस्ट्रीज नहीं आएंगी तो जो मेन एम्प्लॉयमेंट है वो जनरेट नहीं होगा, क्योंकि सरकारी नौकरियां इतनी ज़्यादा है नहीं कि सरकार उसे देगी, और देगी भी तो जिस तरीके का नियुक्तियां होती हैं, जैसे रिसेंटली टीचर वाले में हुआ, उस तरीके की नियुक्तियां होंगी। क्वेश्चन मार्क उठेगा कि अयोग्य लोग कैसे आ रहे हैं। इंडस्ट्रीज नहीं आने से बिहार के इकोनॉमी पे, बिहार के पर कैपिटा इनकम पे, बिहार के एम्प्लॉयमेंट पे, बहुत सारी चीजों पे इसका फर्क पड़ता है। और जो तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो आम जनता जो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ी है या जिसे वोट करती है, मान लीजिए कि किसी पार्टी का इलेक्शन होता है, जैसे जदयू और राजद महागठबंधन के रूप में कांग्रेस सभी लड़ते हैं और फिर जैसे ही चुनाव जीतते हैं वो अलग होकर के बीजेपी के साथ सरकार बनाती है, या बीजेपी के साथ चुनाव लड़ करके फिर अलग होने के बाद जदयू के साथ सरकार बनाती है। तो जिस जनता ने वोट किया था वो जनता बहुत छला हुआ उसको फील होता है, उसे लगता है कि ये क्या हो गया, हमने वोट किसी और को किया था और हो कुछ और रहा है। तो जनता का जो भरोसा है वो पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर से वो उठने लग जाता है। ये जो जनतंत्र है, ये जो लोकतंत्र है, उसमें अपना विश्वास धीरे धीरे खोने लग जाते हैं। अगर हम कारण और परिणाम की बात करें, यानी कि क्या इसके कॉजेज हैं और क्या इसका सॉल्यूशन हो सकता है, तो जो इसका सबसे बड़ा कारण है वो ये है, कोई भी जो पॉलिटिकल पार्टी है उसको जनता के ऊपर विश्वास नहीं है या अपने नीतियों के ऊपर विश्वास नहीं है। जैसे जिस प्रकार की गलती राजद ने किया जदयू के साथ जाकर के, अगर वो जदयू के साथ शामिल नहीं होता तो हो सकता है कि आगे आने वाले विधानसभा इलेक्शन में उसे पूर्ण बहुमत मिल जाता, या बीजेपी ने जो अभी गलती की जदयू के साथ जाकर के, हो सकता है कि अगर वो अभी जदयू के साथ नहीं जाती तो आगे आने वाले विधानसभा इलेक्शन में बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिल सकता था। क्योंकि जिस तरीके का रिस्क या जिस तरीके का काम यूपी में किया गया बीजेपी के द्वारा, वहां भी तो इसी तरीके की त्रिशंकु स्थिति थी, लेकिन बीजेपी ने विश्वास जताया अपनी नीतियों पर, अपनी पॉलिसीज पर और सबसे बड़ी बात जनता पर। तो अगर आप जनता पे विश्वास नहीं दिखाएंगे तो फिर जनता आप पे कैसे विश्वास दिखाएगी? और बिहार के इस मानसिकता को वो क्यों नहीं बदल पा रहे हैं? उनको क्यों लगता है कि यहाँ एमओआई समीकरण जो है वो उनके फेवर में आएगा नहीं? वो अलग बात है कि लास्ट इलेक्शन में वो ऐसा नहीं हो पाया, लेकिन आप अपना एक माइंडसेट बिहार को लेकर के ऐसा क्यों रखते हैं कि बिहार के लोग बदलेंगे ही नहीं? अगर पॉलिटिकल पार्टीज को खुद में ही डाउट होगा, उनके खुद ही नीतियों पर डाउट होगा, तो जनता उन पे कैसे बिलीव करेगी? राजद को या तो इंडिपेंडेंट रूप से लड़ना चाहिए ताकि जनता उसमें बिलीव दिखाए, या बीजेपी को इंडिपेंडेंट रूप से लड़ना चाहिए ताकि जनता उसमें बिलीव दिखाए। ये तो हो गई पॉलिटिकल पार्टीज की बात, लेकिन अगर हम जनता की बात करें कि हमें और आपको क्या करना है इस स्थिति को बदलने के लिए, ताकि बिहार का जो फर्टिलिटी रेट हो वो चेंज हो, बिहार का जो पॉवर्टी हो, बिहार का जो इनकम हो, एजुकेशन हो, जो हमारा टूरिज्म है, यहाँ का जो इन्वेस्टमेंट है, बहुत सारी चीजें हैं, एम्प्लॉयमेंट है, वो चेंज हो, उसके लिए जो बिहार की जनता को सबसे पहले अपना सोच बदलना होगा। जिस तरीके से हम वोटिंग करते आए हैं आज तक जात पात के नाम पे कि ये हमारे जात के नेता हैं, ये हमारे समुदाय के पर्सन हैं, इन्हीं को हम वोट करेंगे, वो आपको चेंज करना होगा। मेजोरिटी आपको किसी न किसी पार्टी को देना ही होगा। मैं किसी पार्टी के फेवर में नहीं बोल रहा हूं, जो भी पार्टी आपको सही लगे ये आपको डिसाइड करना होगा कि जब तक किसी पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिलेगा वो किसी भी तरह का स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं ले सकता है, किसी भी तरीके का स्ट्रॉन्ग डिसीजन नहीं ले सकता है जिससे स्टेट का डेवलपमेंट, स्टेट का ग्रोथ बढ़ सके। अगर बिहार के जो पड़ोसी राज्य हैं, चाहे उड़ीसा हो, चाहे यूपी हो, चाहे वेस्ट बंगाल हो, आपका सबसे बड़ा एग्जांपल है नवीन पटनायक। पिछले 5 बार से सीएम हैं वो। जिस तरीके का काम उन्होंने उड़ीसा में किया है, स्पोर्ट्स के लिए किया है, हॉकी का सबसे बड़ा स्टेडियम बना दिया उन्होंने, इंडियन वीमेंस हॉकी टीम को या हॉकी टीम को ओडिशा स्पॉन्सर करती है बहुत सारी चीजों में, क्या रिकॉर्ड कमाल किया है उन्होंने। यूनाइटेड नेशंस से
नवीन पटनायक जी को अवार्ड मिला बहुत सारी चीज़ों में, वो उन्होंने करके दिखाया। हम बिहार में कोसी से इतने ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं कि हर साल बहुत नुकसान होता है। उड़ीसा में भी यही होता था, साइक्लोन से बहुत दिक्कत होती थी, लेकिन उन्होंने डिजास्टर मैनेजमेंट और बहुत सारी चीज़ों को इतना सशक्त किया कि आज वहाँ कोई कैजुअलिटी नहीं होती हैं, होती भी हैं तो बहुत कम होती हैं। तो बिहार क्यों नहीं सीख रहा है? पॉलिटिकल स्टेबिलिटी वहाँ है, इसलिए सरकार स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले पाती है। ममता बनर्जी से आप क्यों नहीं सीख रहे हैं? वो भी लगातार 3 टर्म से वहां पे शासन में है, वहां सरकार चला रही है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, तभी केंद्र सरकार भी कोई वहां कड़ा डिसीजन नहीं ले पाती है। आप खुद ही अपना पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी स्टेब्लिश किए हुए हैं। इसलिए जनता को भी बहुत ही सावधानी से अपने शासक को चुनना होगा, अपने लोगों को, अपने प्रतिनिधियों को चुनना होगा। एक और मानसिकता जो हम बिहारियों में है कि गवर्नमेंट जॉब ही सब कुछ है, जिसके कारण हम सरकार बदलने पर भी राजी हो जाते हैं या सरकार को लाने और हटाने पर भी राजी हो जाते हैं। हमें भी ये मानसिकता बदलनी होगी कि कोई ना कोई बिजनेस की तरफ जाएं, कोई ना कोई स्किल सीखें, स्किल्ड वर्क की तरफ सीखें, जिससे कि हमारा एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो। सरकार के भरोसे हम कितना रह सकते हैं? सरकार के भरोसे वही लोग रहते हैं जो बीमारू राज्य कहे जाते हैं। बिहार जैसे राज्य में पॉलिटिक्स पे इतनी बातें क्यों होती हैं? क्योंकि हमारे पास कोई रोजगार ही नहीं है, कुछ करने को है ही नहीं, तो हम राजनीति पर चर्चा करते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात, यहाँ पे जो भी पर्सन है, जो कामगार हैं, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे मंत्री हो, चाहे कोई बिजनेसमैन हो, या चाहे विश्वकर्मा हो, विश्वकर्मा की डेफिनेशन जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने दी है, उन सबको ये बात समझना होगा कि अपना काम हम बहुत ईमानदारी से करें। आपने नोटिस किया होगा कि अगर आपके घर में भी काम लगा हो तो जो मजदूर है या जो मिस्त्री है वो अपना काम ईमानदारी से नहीं करता है, वो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं है, तो उसे आप कैसे मनचाहा पैसा दे सकते हैं? जो काम वो करता है हम उसमें भी कटौती करते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है कि बिहार के लोग पीछे रह जाते हैं, क्योंकि हम अपना 100% नहीं देते किसी चीज, हम किसी भी चीज में अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं। इसलिए काम, अपना जो भी काम है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, उसको खूब ईमानदारी से करना है। ऐसे करना है कि आपको एप्रिसिएशन मिले और उससे अच्छा काम मिले। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। बिहार को बदलने में हम अपना एक थोड़ा योगदान दे पाएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।